हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो यहाँ हम अलग अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो अलग अलग एरिया में स्प्रेड हुए या फिर हमें देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो से जो भी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6, 7, 8 क्लास की साइंस अपलोड कर दी गई सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक से, तो आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप वहीं पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। तो अगर हमें किसी भी पर्सन के बारे में जानना है तो हम क्या उसकी लैंग्वेज से बता देते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और उड़िया, दिस इज यूजुअली मीन्स दैट ही स्पीक्स तमिल और उड़िया। अगर हम कहते हैं ये पर्सन तमिल या उड़िया से बिलोंग करता है तो हम कैसे बताएंगे? वो जो भाषा बोल रहा होगा उसके हिसाब से बता देंगे वो तमिल और उड़िया बोल रहा है तो वो तमिल और उड़ीसा वाले रीजन में रहता है। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग फूड होता है, अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, अलग अलग पोइट्री, डांस, म्यूजिक, अलग अलग भाषाएं होती है। हर जगह का अलग अलग डिफरेंट कल्चर है। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो कभी कभी हम इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो पहले से चलता आ रहा है, ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे कल्चर होगा वहाँ पे। कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते। हाउएवर द फ्रंटियर्स सेपरेटिंग रीजन हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इन फैक्ट आर स्टिल चेंजिंग। मतलब रीजन क्या होता है, फ्रंटियर क्या होता है? जैसे देखिए ये दो रीजन है, दो अलग अलग स्टेट और बीच की लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है। ऑल्सो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर्स टुडे आर ऑफन द product of complex process of intermixing of local tradition with ideas from other parts of the subcontinent। तो हमारा जो इंडिया है यहाँ पे जो कल्चर मिलता है वो इंटरमिक्सिंग से बना है। इंटरमिक्सिंग से मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आते थे, ट्रेडर्स आते थे, है ना। तो जब वो यहाँ से यहाँ आए हैं, जब किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कोई जाता है तो वहाँ पे आइडियाज शेयर होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका कोई आइडिया था, ये कोई कल्चर को फॉलो करे थे ये लोग, या जब यहाँ पर आएंगे तो अपना कल्चर साथ में लेकर आएंगे और यहाँ के लोगों को अगर उनका कल्चर अच्छा लगेगा तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से बोलते हैं इंटरमिक्सिंग हुई है। नेक्स्ट है एज वी विल सी सम ट्रेडिशन अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल होते हैं सिर्फ उसी स्पेसिफिक रीजन में आपको दिखाई देंगे। अदर सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन। और कुछ ऐसे होंगे जो आप हर जगह देख सकते हैं। एंड येट अदर ड्राइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। और कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस और कुछ ऐसे ट्रेडिशन होंगे जो उनके पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। उस स्पेसिफिक एरिया के लिए बात करें हम। बट टेक अ न्यू फॉर्म इन द अदर रीजन। कभी कभी आपको नई नई चीज़ें नई नई रीजन में दिखाई देने को मिलेंगी। द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ मलयालम। चेराज किंगडम जो थी, चेराज किंग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो मलयालम भाषा है वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ वो देखेंगे। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट द एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड रीजन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज और कोई रीजन है, कोई जगह और लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज में किस तरीके से कनेक्शन होता है। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 9th century इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। तो ये जो चेरा किंगडम थी वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? ये आपका जो इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है, पेनिनसुला पार्ट। पेनिनसुला पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट या वो एरिया या वो कंट्री जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो, ठीक है। अब ये है पेनिनसुला पार्ट और ये कहाँ पड़ता है? इंडिया के साउथ में। हम बात करें केरला वाले रीजन की। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया। हम देखते हैं कि मलयालम इस एरिया में बोली जाती है। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। तो पहली बार ऐसा देखा गया था कि किसी राजा ने संस्कृत या किसी और स्क्रिप्ट को छोड़ करके मलयालम लैंग्वेज में अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हो। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ सबकॉन्टिनेंट। ये पहला वो दौर था जब किसी रीजनल लैंग्वेज को किसी किंग ने अपनाया था उसके रिकॉर्ड्स बनाने के लिए इंस्क्रिप्शन में। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृत ट्रेडिशन। यहाँ पर संस्कृत का ट्रेडिशन भी उस वक्त प्रसिद्ध था या फिर चल रहा था, ठीक है। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक। मतलब टेम्पल्स में केरला के जो टेम्पल थे, थिएटर, वहाँ पे प्ले वगैरह जो किए जाते थे, वो जो स्टोरीज वगैरह वहाँ पे टेल की जाती थी, उन प्लेज में जो स्टोरीज वगैरह दिखाई जाती थी वो संस्कृत एपिक से ली गई थी। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन द मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th century। पहला कोई वर्क अगर है मलयालम लैंग्वेज में वो 12th century में हमें दिखता है। आर डायरेक्टली इंडेक्ट टू द संस्कृत, जिससे
हमें संस्कृत का भी इन्फ्लुएंस कुछ नजर आता है वहाँ। इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट, तो एक फेमस टेक्स्ट है 14th सेंचुरी का लीलातिलकम, डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स, जो क्या बताता है हमें, ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में बताता है। वॉज कंपोज्ड इन मणिप्रवालम, तो मणिप्रवालम ने इन्हें कंपोज किया है। लिटरली इसका मतलब क्या है, डायमंड्स एंड कोरल्स। डायमंड्स क्या होते हैं, हीरे, और कोरल्स क्या होता है, देखिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना आपके, जो पानी में रहते हैं, वो शेल वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। उनकी जो शेल्स होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जब वो मर जाते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लेयर बन जाती है, तो उससे कोरल बनते हैं और कभी कभी आइलैंड भी बन जाते हैं। ठीक है, द टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, तो ये जो मणिप्रवालम है ये दो लैंग्वेज से मिलके बनाया है, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज थी जो। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन था जगन्नाथ कल्ट के बारे में। कल्ट का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग जब एक चीज़ को, एक धर्म को मानते हैं तो उसे कल्ट कहते हैं। इन अदर रीजन रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन, तो हम क्या देखेंगे, जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, रीजनल कल्चर्स है, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ विष्णु। तो यहाँ पे जो जगन्नाथ थे, जगन्नाथ किसको बोला गया है, विष्णु भगवान को। कहाँ पर है, पुरी में। इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, ये बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, उड़ीसा में है ये। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डीटी, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो भगवान है यहाँ के, जो लोकल डीटी है विष्णु जी हैं, इनकी लकड़ी की एक इमेज बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, विच सजेस्ट दैट द डीटी वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड who was later identified with विष्णु। बोला गया है कि यहाँ पे कि जो हमारे भगवान है पहले यहाँ पे रहते थे और फिर इसके बाद इनको भगवान मान लिया गया, इस तरीके से बातें बोली गई हैं। और फिर ऐसे जो बड़े बड़े मंदिर होते थे वो एक पिलग्रिम्स बन जाते थे, पिलग्रिमेज बन जाते थे, मतलब धर्म स्थान बन जाते थे। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी, एक गंगा डायनेस्टी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे अनंतवरम, डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, तो उन्होंने एक टेम्पल बनवाया है जगन्नाथपुरी में। सब्सिक्वेंटली इन 1230 की बात है, जो किंग अनंग भीमा थर्ड थे, डेडिकेट हिज किंगडम, उन्होंने क्या करा, अपने पूरी किंगडम को जो राज करे उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया कि मैं उनका एक सेवक होके यहाँ पे राज कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है, भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे करके पूरी किंगडम उन्होंने भगवान को अर्पित कर दी। एज द टेम्पल गेन इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, जैसे जैसे टेम्पलों ने क्या किया, एक धर्म स्थान का रूप लिया। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज, तो जो सोशल मैटर्स और पॉलिटिकल मैटर्स भी इंक्रीज हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राजा भी आने लगे हैं ना, राजाओं ने ही बनवाया, तो बहुत सारे वर्क यहाँ पे होने लगे। ऑल दोज हु कॉन्क्वर्ड उड़ीसा सच एज मुगल्स, द मराठा एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, तो इसलिए जो हमारे इंडिया पे जिसने राज किया उनका सबसे पहले टारगेट ये था कि हम सबसे पहले जो मंदिर वगैरह हैं इन पे राज करें, पहले मंदिर वगैरह को कंट्रोल मिले, ताकि यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो हमें क्या मान लेंगे, अपना सुपीरियर मान लेंगे और हमारे रूल को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, तो यहाँ पे हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, उनका ट्रेडिशन के बारे में और किस तरीके से उन्हें हीरो की तरह दिखाया गया है वो देखेंगे। 19th सेंचुरी द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, तो राजस्थान की बात करेंगे हम, जिसे ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, राजपूताना बोलते थे, पूरे राजस्थान वाले एरिया को क्या बोलते थे, राजपूताना लैंड। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly Rajput, this is only partly true, तो ये पूरी तरह बात सही नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ राजपूत थे, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग रहते थे। There were several groups who identify themselves as Rajput in many areas northern एंड सेंट्रल एरिया, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ राजस्थान में क्या थे, राजपूत थे। इंडिया के और भी ऐसे नॉर्दर्न पार्ट हैं, सेंट्रल इंडियन पार्ट है जहाँ पे राजपूत आज भी मिलते हैं, उस वक्त भी राजपूत होते थे। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान, और ऐसे और भी लोग हैं जो राजस्थान में रहते थे जो कि राजपूत नहीं थे। However, the Rajput are often recognized as contributing to the distinctive culture of राजस्थान, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो कल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो राजपूत का ही मिलता है। तो जैसे आज भी आप राजस्थान पे विजिट करते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे किले दिखाई देंगे। These culture traditions were closely linked with ideals and aspiration of rulers, तो यहाँ का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनकी जो आइडियल है, जो एस्पिरेशन है वो कहाँ से है, रूलर्स जो उन्होंने वहाँ पे राज किया वही तो, उन्होंने तो इतने सारी चीज़ें वहाँ पे बनवाई। तो आज भी अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट राजस्थान वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिली, तो हम क्या देखेंगे कि
8th सेंचुरी के लगभग बहुत सारे राजपूत फैमिली थी जिन्होंने राजस्थान पर राज किया, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान वाज वन सच रूलर, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, मोस्ट फेमस रूलर है पृथ्वीराज चौहान। These rulers cherish the ideal of the hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो राजपूत वगैरह होते थे वो आसानी से हार नहीं मानते थे, हमेशा है ना बहादुरी से लड़ते थे, चाहे वो मौत को गले लगा ले लेकिन वो लड़ाई से पीछे नहीं हटते थे। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। तो राजपूतों की जो स्टोरीज थी कि वो किस तरीके से हीरो की तरह उन्होंने अपनी लाइफ लीड करी, तो पोएम्स में, सॉन्ग्स में हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पोएम्स में और सॉन्ग्स में सुनाते हैं उन सारी गाथाओं को, कहानियों को, विच वर रेस्ट्रिक्टेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्टर्स। दीज प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। तो आज भी ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि लोगों को उनसे इंस्पिरेशन मिले। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरी। जो लोकल लोग हैं वो भी इन स्टोरीज से अट्रैक्ट होते थे, which often depicted dramatic situation and range of strong emotions। तो यहाँ पे राजपूतों की बहुत सारी बातों के बारे में बोला गया, जैसे लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैलर, एंगर। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर वो किसी से दोस्ती करते थे तो अच्छे से करते थे, प्यार करते तो अच्छे से करते थे, और चाहे अगर लड़ाई भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, एकदम हीरो की तरह। इनकी स्टोरीज यहाँ पे हीरो की तरह दिखाया गया इन राजपूत को। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज। क्या जो वुमेन्स थी इन स्टोरीज में उनका भी कोई पार्ट दिखाई देता है? समटाइम्स दे फिगर एज कॉज ऑफ for conflict as men fought with another through either win or protect women। तो यहाँ पे औरतों के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, या तो औरतों को बचाने के लिए या फिर औरतों को जीतने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई। वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पे वुमेन्स को इस तरीके से भी दिखाया गया है कि वुमेन्स ने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया पूरी लाइफ में और मरने के बाद भी। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती, जैसे कि जौहर वगैरह कर लेती थी वो मरने के बाद, जैसे उनके हस्बैंड मर जाते थे तो वो भी मर जाती थी उनके साथ, सती प्रथा वगैरह। द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ मर जाती थी। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडल ऑफन हैड टू पे फॉर इट देयर विद देयर लाइव्स। ठीक है, तो किस तरीके से वुमेन्स ने भी साथ दिया है राजाओं को, वो सारी बात बताई गई है। और यहाँ पे वो एरिया है जो इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे, वो सारे एरिया इस पैरे में। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। तो आप कथक की स्टोरी देखते हैं क्या है। इन हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम इज ट्रू ऑफ डांस। तो अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग ट्रेडिशन मिलता है, तो वहीं एक ट्रेडिशन हमें डांस के रूप में मिलता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म ऑफ डांस होते हैं। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ कथक। चलिए हिस्ट्री देखते हैं, कथक जो एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस है, उसकी हिस्ट्री क्या है। नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे एरियाज में इसको परफॉर्म किया जाता है। द टर्म कथक, जो कथक टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुई है? संस्कृत वर्ड से, जिसको बोलते हैं कथा। तो इसमें डांस करते वक्त मतलब कुछ स्टोरीज होती हैं उनको दर्शाया जाता है। द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स। तो कथक क्या थे? तो कथक कौन करते थे? कुछ स्टोरी टेलर्स होते जो टेम्पल्स में रहते थे और स्टोरीज बताते थे ना डांस के थ्रू। हु एम्बेलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू ये क्या करते थे? अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे। कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन 15th and 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था 15th-16th सेंचुरी में कथक भी एक डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस बना है ना, लोगों ने इस डांस को अपनाया और भक्ति मूवमेंट में पार्ट लिया। द लीजेंड ऑफ राधा कृष्ण वर इनेक्टेड इन द फोक प्लेस कॉल्ड द रास लीला। तो ज़्यादातर इन स्टोरीज में राधा कृष्ण की स्टोरीज बताई जाती है जिनको रास लीला बोला जाता है, विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स। तो यहाँ पे जो आपके फोक डांस होते हैं, मतलब लोकल जो डांस होते हैं, उनके भी कुछ गेस्चर्स यूज किए जाते हैं। अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। जब मुगल एम्परर्स का राज था, फिर उनके नोबल्स का राज हुआ, तो कथक डांस कोर्ट में भी परफॉर्म होने लगा। वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद द डिस्टिंक्टिव स्टाइल। आज हम देखेंगे कि ये जो डांस है ये बहुत ज़्यादा इसके अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और डिस्टिंक्टिव स्टाइल में ये कथक परफॉर्म किया जाता है। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू 2 ट्रेडिशन ऑफ घरानास। तो इसके 2 घराना और 2 ट्रेडिशन बताए गए, कौन कौन से? वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इज लखनऊ। तो एक तो राजस्थान घराना, एक हो गया लखनऊ घराना। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। जो लास्ट अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके पैट्रोनेज में ये आर्ट फॉर्म बहुत
ज़्यादा ग्रो हुआ। By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present day पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, जम्मू। तो इन एरियाज़ में भी ये बहुत स्प्रेड हुआ। कब? 19th सेंचुरी के बाद की बात है ना। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा समय तो ये जो कथक डांस फॉर्म है ये बहुत सारे एरिया में फेमस हो गया, जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसमें होता क्या है, मतलब emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as one of the enactment of stories। तो इस डांस में बहुत तेज तेज फुटवर्क होता है, रैपिड फुटवर्क होता है और कॉस्ट्यूम्स इसकी कुछ एलाबोरेट भड़कीली सी कॉस्ट्यूम होती है, फ्रॉक वाली है ना, और स्टोरीज कही जाती हैं। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस was viewed with disfavor by the British administration in the 19th and 20th century। 19th और 20th century जब आई, जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो इसको इतना ज़्यादा फेवर नहीं मिला और इसको बहुत गलत बेकार डांस मानते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। However, it survived and continued to perform by courtesans and was recognized as one of the 6 classical। और इसके बाद ये जो कॉर्टिसन्स वगैरह थे, कॉर्टिसन्स मतलब कि दरबार में एज अ दरबारी इनको रख लिया जाता था और ये डांस परफॉर्म करवाए जाते थे उनसे ना। और आज हम देखेंगे तो 6 क्लासिकल फॉर्म में कथक भी एक क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस होती है। जैसे हमारे 6 क्लासिकल डांस है ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिकल डांसेस होते क्या हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्या हम किसी भी डांस को क्लासिकल बोल सकते हैं अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो? डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ़ इट डील्स विद रिलीजियस थीम। या फिर हम क्लासिकल डांस उसको कह सकते हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिलीजियस थीम हो। और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज, या फिर हम किसी डांस को क्लासिकल जब कह सकते हैं जब उसे कई सालों तक उसकी प्रैक्टिस की जाए, सीखा जाए, तो उसको हम क्लासिकल कह सकते हैं। तो क्लासिकल बिकॉज इट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बहुत सारे क्वेश्चन है क्लासिकल, हम डांस किस चीज़ से, कैसे हम किसी डांस को क्लासिकल कह सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है अगर रूल्स के अकॉर्डिंग करें तो वो क्लासिकल होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोक और क्लासिकल डांस में सिमिलर होती हैं। आप इसे बता नहीं पाएंगे कौन सा सुपीरियर है, कौन सा नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है। तो हमारी 6 फॉर्म ऑफ जो डांस है वो ये है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है, कथकली केरला में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी कहाँ? मणिपुर में, ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश में। पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। तो अब बात आती है पेंटिंग्स की, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पेंटिंग्स के बारे में। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट मिनिएचर पेंटिंग। तो हर जगह की अलग अलग कुछ ना कुछ ट्रेडिशन है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है कि जो नॉर्मल इंसान है अगर उसकी हाइट इतनी है तो उसकी 1/6 हाइट जितनी होगी उतनी साइज़ की ये पेंटिंग बनेगी, ठीक है। तो ये मिनिएचर होता है, छोटी सी पेंटिंग बनती है। मिनिएचर एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज पेंटिंग जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। तो वाटर कलर से बनाए जाते हैं क्लॉथ या फिर पेपर के ऊपर। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर पाम। सबसे पहले जब ये मिनिएचर पेंटिंग बनती थी पाम लीव्स पे या फिर वुड पे बनती थी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट। तो वेस्टर्न इंडिया में जो आपको मिनिएचर पेंटिंग मिलेंगी मोस्टली जैन टेक्स्ट में यूज़ की गई, मतलब जैन टेक्स्ट में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां पेट्रोनिस्ट हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरली इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोइट्री। तो ये जो राजा हैं जिनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं ये अपने दरबार में ऐसे दरबारी इन पेंटर्स को रखते थे और जो भी उनका अकाउंट वगैरह होता था, जैसे एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, टैक्स कैसे वसूला जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जैसे वो अकाउंट रखते थे तो उनकी पेंटिंग भी बनाते थे, है ना। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स ऑफ बैटल हंटिंग। तो यहाँ पे किस किस चीज़ की देखिए पेंटिंग बना रखी है। एक तो बहुत सुंदर सुंदर भड़कीले चमकीले कलर इनमें यूज़ किए जाते थे और बैटल का कोई लड़ाई का सीन है, हंटिंग का सीन है, राजा की जो सोशल लाइफ है उसका कुछ सीन है, दरबारियों का सीन है। तो ऐसे ऐसे पेंटिंग्स आपको मिनिएचर पेंटिंग्स में मिलेंगी। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट्स एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। तो कभी कभी क्या होता है एज अ गिफ्ट के रूप में भी ये पेंटिंग्स दे दिया करते थे ना आपस में। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट टू द एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। तो जब जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता गया तो जितने भी पेंटर्स थे वो अलग अलग जगह जाने लगे, ठीक है। चैप्टर 10 में हम देखेंगे एज द रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन
एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वो अलग अलग देश में जा रहे हैं, कभी राजस्थान कोर्ट में, मतलब किसी राजपूत की कोर्ट में अगर वो पेंटर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उनको पहले से आता था, जो पेंटिंग जिस तरीके की पेंटिंग वो पहले से करते थे, यहाँ पर अब वो क्या करेंगे, राजपूत के तरीके से भी पेंटिंग जो बना रहे हैं। मतलब एक तो वो मिनिएचर पेंटिंग उनको जो पहले से आता था, और एक वो नया सीखा उन्होंने। तो यहाँ पे एमरजेंस मिलेगा अलग अलग चीज़ों का, है ना। एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी पेंटिंग्स की वो चेंज होंगी। पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड। अब यहाँ पे कोर्ट सीन्स भी पेंटेड हो रहे हैं फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। तो मुगल एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि मुगल भी क्या करते थे, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनवाते थे, मतलब पेंटर से। Besides theme from mythological and poetry were depicted at the centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी। तो यहाँ पर भी स्पेशली कुछ थीम्स के ऊपर, पोइट्रीज के ऊपर भी पेंटिंग बन रही है। Another region that attract miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। तो एक एरिया और आपको दिखाई देगा जहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, वो था हिमालयन रीजन, जिसको हिमाचल प्रदेश वाली साइड की बात हो रही है। बाय द लेट 7th century this region had developed a bold and intense style of miniature painting called the भसोली। तो यहाँ पर जो मिनिएचर पेंटिंग हो रही है, एक नया स्टाइल ऑफ आर्ट है जो यहाँ पे बना है। वो आर्ट का नया स्टाइल, मतलब था तो पुराना मिनिएचर वाला, लेकिन यहाँ पे जो उस पेंटिंग में जो नया एडिशन हुआ उसके बाद उसका नाम है भसोली। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानु दत्ता रसमंजरी। तो एक पॉपुलर टेक्स्ट है जो पेंट कर रखा है यहाँ पे। नादिर शाह इन्वेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। तो जैसे जैसे नादिर शाह का इन्वेशन हुआ, दिल्ली पे लूटपाट जो मचाई 1739 में, ये मुगल आर्टिस्ट जो थे ये अलग अलग प्लेन्स में जाकर मतलब भागने लगे, छुपने लगे वहाँ जाके, है ना। Here they found ready patterns which led to founding the कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे आप एक नई पेंटिंग का स्कूल देख रहे हैं, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। By the mid 18th century, the कांगड़ा artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting। तो ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, ये मिनिएचर पेंटिंग्स में एक नया ब्रेथ है, नया कोई चीज़ कुछ नई जोड़ी है जो कि कांगड़ा स्कूल में मिलती थी। किसमें? मिनिएचर पेंटिंग में, और नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, नई नई चीज़ें। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवी ट्रेडिशन। तो ये जो इंस्पिरेशन है इस पेंटिंग का कहाँ से है? वैष्णवी ट्रेडिशन से, मतलब विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं ना वो। सॉफ्ट कलर्स यहाँ पे यूज होने लगे इंक्लूडिंग कूल ब्लू, ग्रीन कलर। तो जैसे हम पहले क्या देख रहे थे, अभी चमकीले ब्राइट कलर्स यूज हो रहे थे, और यहाँ पर अब लाइट कलर ब्लू ग्रीन कलर्स यूज होने लगे। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल। और जो ऑर्डिनरी, जो लोकल, जो आम लोग थे वो भी पेंटिंग करते थे, जैसे कि पॉट पे, वॉल्स पे, फ्लोर पे, क्लोथ पे। वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन द प्लेस फॉर सेंचुरीज। तो मिनिएचर एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसको प्रिजर्व करके, अलग अलग जगह पर प्रिजर्व करके अलग अलग सेंचुरीज तक पहुंचाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखेंगे रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ कहाँ पर? बंगाल में। As we saw at the outset, we often tend to identify region in terms of language spoken by people। तो हम किसी भी रीजन की अगर बात करें, वहाँ के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हम बता देंगे कि ये वो रीजन है। बंगाली बोलेंगे तो बंगाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे उड़िया बोल रहे थे, उड़ीसा। So we assume that people in Bengal always spoke Bengali। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, तो आज जब हम बंगाली को एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो कहाँ से डिराइव हुई? वो भी संस्कृत से डिराइव हुई है। Early Sanskrit texts mid 1st millennium BC suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic language. How then did the new language emerge? अगर हमें यहाँ पे बोला गया है कि संस्कृत से आई है लैंग्वेज ये, तो पहले संस्कृत बोलते होंगे, तो फिर ये बंगाली कहाँ से आई और फिर संस्कृत कहाँ चली गई? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। From the 4th-3rd century BC, commercial ties begin to develop between Bengal and Magध। तो बंगाल रीजन और जो मगध रीजन था, जो साउथ बिहार जो रीजन है, उसमें जैसे जैसे कमर्शियल टाइज हुए, मतलब जैसे ट्रेड स्टार्ट हुआ, जो ट्रेड बढ़ रहा था, विच में हैव लेड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। तो जैसे मगध वाले एरिया में क्या संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है। अब ट्रेड बढ़ा है तो यहाँ के लोग यहाँ पे भी आना जाना शुरू करेंगे, तो इस तरीके से संस्कृत का इन्फ्लुएंस दूसरे एरिया पे भी होने लगा। ड्यूरिंग द 4th century द गुप्ता रूलर एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ। तो गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने नॉर्थ पर कंट्रोल कर लिया था। बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया।
तो बंगाल और ब्राह्मण वगैरह थे वो अब इस एरिया में सेटल होने लगे। द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। कहाँ का, मिड गंगा वैली का, मतलब नॉर्थ वाली साइड का। इन 7th सेंचुरी द चाइनीज ट्रैवल, जो 7th सेंचुरी में जो चाइनीज ट्रैवल आए थे इंडिया, ज़ुआन ज़ैंग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो संस्कृत लैंग्वेज है या उससे रिलेटेड और भी जो संस्कृत जैसी लगती है ना सुनने में, वो पूरे बंगाल में इमर्ज हो गई। ठीक है, तो मतलब बंगाल में संस्कृत ऐड हो गई अब, है ना। फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पालास। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा 8th सेंचुरी में जो बंगाल वाला एरिया है उस पर पालास का क्या हुआ, रूल हुआ। बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान। तो 14th से 16th सेंचुरी तक सुल्तान ने रूल किया। हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स इन दिल्ली, जो कि दिल्ली के रूलर्स है, दिल्ली में भी इनका रूल था। चैप्टर 3 में हमने ये भी पढ़ा। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्क्वर्ड बंगाल, जब अकबर ने बंगाल को जीता, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। तो उन्होंने बंगाल को एक न्यूक्लियस बना लिया। न्यूक्लियस मतलब मेन पावर यहाँ पर होगी और बाकी फिर यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अकबर ने क्या किया कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा, मतलब जो उनके ऑफिशियल वर्क वगैरह होंगे उसको पर्शियन लैंग्वेज यूज होगी, और बंगाली को रीजनल लैंग्वेज बनाया। दस ऑल्दो बंगाली इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, जैसे हमने अभी देखा कि बंगाली कहाँ से आई है, संस्कृत से डिराइव्ड हुई है। इट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, और उसके बाद हमें बहुत सारा इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। कि जो आज की जो मॉडर्न बंगाली है उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको संस्कृत से, पर्शियन से, यूरोपियन लैंग्वेज से, ट्राइबल लैंग्वेज से मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, इन सारी लैंग्वेजेस को मिला के आपकी बंगाली लैंग्वेज बनी। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। जो हमारा शुरुआत को जो बंगाली लिटरेचर था उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो वो जो पूरी तरह संस्कृत लैंग्वेज में था, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑर्डिनेट, और दूसरा क्या था कि जो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर से बना है, जो पूरा बंगाली लैंग्वेज में था। द फर्स्ट इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक। पहले वाले में हम क्या पढ़ेंगे कि संस्कृत के बहुत सारे एपिक्स थे, ट्रांसलेशन हुए थे। द मंगल काव्य लिटरली ऑस्पिशियस पोएम डीलिंग लोकल डिटीज वगैरह के लिए जो यूज होती थी ना, पोएम वगैरह, मंगल काव्य वगैरह, भक्ति लिटरेचर, बायोग्राफीज। तो चैतन्य देव द लीडर ऑफ वैष्णव भक्त मूवमेंट, तो यहाँ पे जो सारा वर्क हो रहा है वो संस्कृत लैंग्वेज में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चैतन्य देव है जो कि भक्ति मूवमेंट में, जिन्होंने वैष्णवा भक्ति मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जितने भी ऐसे वर्क थे वो आपको संस्कृत लैंग्वेज में दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे बंगाली लिटरेचर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाला जो है वो किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में, प्योर संस्कृत लैंग्वेज में। और सेकंड वाले की बात करते हैं। द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग ऑफ मायावती एंड गोपीचंद, जिसमें आप मायावती, गोपीचंद के सॉन्ग्स पढ़ेंगे, स्टोरीज देखेंगे कंसर्निंग वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड। तो सेकंड वाले में आप ये सॉन्ग देखेंगे, टेल्स देखेंगे, फेरी टेल्स। तो यहाँ पे मायावती है, उनके बेटे हैं। तो यहाँ पे बताएगा किस तरीके से मायावती ने अपने बेटे को इन्फ्लुएंस किया कि वो सब कुछ त्याग कर दे और एक योगी बन जाए, है ना, उस तरीके से। तो फिर आप देखेंगे कि जो धर्म ठाकुर है वो उन्हें भी एक रीजनल डीटी मतलब भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी स्टोन या फिर पीस ऑफ वुड की एक मूर्ति वगैरह बना के इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century। तो जो आपके सबसे फर्स्ट वाले जो टेक्स्ट हैं जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो उनकी डेट हम आराम से जान सकते हैं या हम उन्हें आराम से देख सकते हैं, इस डेट से इस डेट के बीच में हुआ है। तो वो था 15 से मिड 18th सेंचुरी के बीच में। लेकिन जो सेकंड वाले जो टेक्स्ट है जो हमने अभी देखे, वो ज़्यादातर सॉन्ग्स में गाए जाने वाले थे और मतलब कोई रिटन टेक्स्ट नहीं था, ज़्यादातर सिर्फ ओरली था। तो हम इसकी कोई डेट प्रिसाइज नहीं कर सकते कि सेकंड वाले टेक्स्ट की डेट क्या हो सकती है। दे वर पार्टिकुलरली पॉपुलर इन द ईस्टर्न बंगाल। और जो सेकंड वाले टेक्स्ट है वो ज़्यादातर कहाँ पर फेमस हुए हैं, ईस्टर्न बंगाल में। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वर रिलेटिवली वीक, जहाँ पर जो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस था, ब्राह्मण लोगों का जो इन्फ्लुएंस था वो कम है या कम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीस और टेम्पल्स के बारे में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी पीपल बिगेन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड मार्शल एरियाज टू साउदर्न ईस्टर्न बंगाल। जब 16th सेंचुरी की बात हुई तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करा, क्योंकि जो लेस फर्टाइल एरिया थे वेस्टर्न बंगाल में वहाँ कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता था ज़्यादातर।
ठीक है। तो उन्होंने ऐसी जगह मतलब साउथ वाले ईस्टर्न पार्ट में बंगाल के वहाँ पर मूव करना शुरू किया क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थी। एज दे मूव्ड ईस्टवर्ड दे क्लियर फॉरेस्ट, जैसे जैसे वो ईस्टवर्ड की तरफ जाने लगे उन्होंने बड़े बड़े फॉरेस्ट को क्लियर किया, वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू करी। किसकी? राइस कल्टीवेशन। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिश फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफन ट्राइबल मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट। तो वहाँ पे जो पहले ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह रहते थे और फिर नए ये जो लोग पीजेंट फार्मर्स बन के आए थे, ये सारे लोग ना आपस में मिलजुल के रहने लगे। दिस coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka। तो जैसे जैसे हमने देखा कि मुगल्स ने यहाँ पे रूल करना शुरू करा तो ढाका को उन्होंने बनाया कैपिटल। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरी रिसीव लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क्यूज दैट सर्व्ड एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरियाज। फिर जब मुगल्स आए तो उन्होंने यहाँ पे मॉस्क्यूज बनाना शुरू करा और जो लोग बाग हैं उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। रिलीजियस का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए। द अर्ली सेटलर्स सॉट some order and assurance in the unstable conditions of the new settlement। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो नया नया चेंज होता जा रहा था, यहाँ पर थोड़े से अनस्टेबल हो रहे थे। These were provided by community leaders who also function as teacher and adjusters and were sometimes ascribed with supernatural powers। तो यहाँ पर जो ये लोग थे, जो टीचर्स थे, जो लोगों को समझाते थे ऐसे करो वैसे करो, ये धर्म को मानो वो धर्म को मानो, तो वो समझते थे कि उनके अंदर बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। People refer to them with affection and respect as peers। तो बाकी जो लोग थे उनकी बात मानते थे और उन्हें पीर बोलते थे। ठीक है, जैसे उनके टीचर हुए तो पीर बोला गया उन्हें। The term included saint और सूफीज and other religious personalities daring colonizer and defined soldiers, various Hindu, Buddhist deities and even animistic spirits। तो animistic spirits का मतलब होता है कि जैसे पेड़ पौधे जानवर हैं उनको भी मानना, मतलब उनमें भी भगवान है, उनमें भी स्पिरिट है, उनमें भी सोल है, उनमें भी जान है, इस तरीके की बातों को मानना बोलते हैं एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। तो यहाँ पर सेंट और सूफी जो लोग थे ये एक रिलीजियस पर्सनैलिटीज होती थी जो लोगों को बताते थे कैसे करना है, क्या करना, सारी चीजें। द कल्ट ऑफ पीस बिकम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन द बंगाल। तो कल्ट का मतलब होता है ग्रुप। तो जो पीर का ग्रुप था, इनके जो श्राइन्स वगैरह थे वो बंगाल में बहुत ज्यादा बनाए गए। हर जगह आपको ये पीर के जो श्राइन्स वगैरह वो देखने को मिले वहाँ पर। बंगाल ऑल्सो विटनेस द टेम्पल बिल्डिंग स्प्री विच कुलमिनेटेड इन द 19th सेंचुरी। तो हम देखेंगे कि 18-19 सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल भी बनाए गए जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में पढ़ा। द टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर ऑफन बिल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप who were becoming powerful। तो ये जो टेम्पल्स वगैरह, जो मॉस्क्यूज वगैरह बन रहे हैं, या तो किसी के पास ज़्यादा पैसा है उसने बना दिए, या फिर छोटे छोटे लोगों ने ग्रुप बना के पैसा जोड़ के इन सबको बना दिया। इस तरीके से बने। टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पीटी। तो ये क्यों बनाए? कि लोग बाग अपनी पावर को दिखाने के लिए, है ना, कि हम कितने स्ट्रांग हैं, ये सब दिखाने के लिए टेम्पल्स वगैरह को बनाते थे। मैनी ऑफ द मॉडर्न ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स विद सच एज कोलू, कांसरी वर्कर्स। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर भी आपको बंगाल में मिलेंगे जो टेराकोटा मिट्टी वगैरह से बनाए गए हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पीजेंट्स वगैरह थे, जो कामगार लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने मिल करके बनाए हैं। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज। जैसे जैसे यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई तो न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी, लोगों को नए नए काम मिलने लगे। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन इम्प्रूव। तो इनकी जो पोजीशन थी, जो पैसे की इनकी आर्थिक स्थिति वगैरह थी, वो थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी। ठीक है। दे प्रोक्लेम देयर स्टैचूज थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स। तो बहुत सारे जो टेम्पल्स वगैरह बनाए गए उनमें बहुत सारे स्टैचूज आपको दिखाई देंगे। When local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of the Brahmins, their images began to house in the temples। तो पहले ऐसे करके ये देखिए हट, ऐसे करके हट बना दी, उसमें भगवान की पूजा वगैरह की जा रही है, बाद में ये टेम्पल बनने लगे। द टेम्पल्स बिगिन टू कॉपी द डबल रूफ। और ये टेम्पल कैसे बनते थे? या तो डबल रूफ वाले या फिर 4 रूफ वाले। तो डबल रूफ को बोलते थे ढोचाला और 4 रूफ को बोलते थे चौचाला। स्ट्रक्चर ऑफ द थैच हट। तो जैसे बंगला डोम होता है ना, बांग्ला डोम कैसा होता है? हट की तरह जैसा होता है। जैसे मॉस्क्यू हमारा ऐसे होता है, ये वाली डोम वहाँ पे दिखाई देती है, और बांग्ला डोम में कुछ इस तरीके की हट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ऊपर, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपको टिपिकल बंगाली स्टाइल दिखाई देगा टेम्पल आर्किटेक्चर में। इन द comparatively more complex 4 roof structure, 4 triangular roof placed on the 4 walls move up coverage of the curve line or point। मतलब या तो देखिए ऐसे ट्रायंगल वाला 4 रूफ, मतलब 4, देखिए ये 4 पिलर हो गए,
ऐसे करके इसके ऊपर रूफ बनाना, इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे टेम्पल्स बनाए गए। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन, इंटीरियर जो अंदर का है वो सारा स्ट्रक्चर आपका प्लेन दिखाई देगा, बट जो आउटर वाली जो वॉल्स हैं वो डेकोरेट दिखाई देंगे पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल से, टेराकोटा टेबल से। इन सम टेम्पल्स पार्टिकुलरली विष्णुपुर इन बंकौर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है इस टेम्पल का बंकौर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में। सच डेकोरेशन रीच्ड एट हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, तो ये जो आपको डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे दिखाई देगी ना मंदिर में, बहुत एक्सीलेंस वर्क था, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जो इतने अच्छे से ये काम किया करते थे। अब देखेंगे फिश कैसे फूड बना बंगालियंस का, ना बंगाल का। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स फूड, ट्रेडिशनल हैबिट खाना खाने की हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पे आसानी से जो भी फूड मिलता है लोग उसी को खाएंगे। बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन, बंगाल क्या है, रिवराइन प्लेन है, एक नदी के किनारे है ना, प्लेन है वो, विच अब नदी है तो मछली आराम से मिलेंगी, विच प्रोड्यूसर प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे राइस अच्छे से उग जाता है, और पानी ज़्यादा तो फिश भी अच्छी होगी। अंडरस्टैंडेबली दीज टू प्राइम फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज, तो जो गरीब किसान वगैरह होते थे वो भी इन दोनों फूड को अफोर्ड कर पाते थे। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंस टू फिश, तो बंगाल के जो लिटरेचर है उसमें भी काफ़ी जगह फिश का जिक्र किया गया है, और फिश जो है वो हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रही है। वट इज मोर, टेराकोटा प्लेक ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स विहार्स डिपिक्ट सीन्स ऑफ फिशिंग बीन ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन अ बास्केट, तो आपको जो मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह हैं, टेम्पल्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको ऐसी पेंटिंग मूर्तियाँ दिख जाएंगी जहाँ पे आपको फिश बास्केट में ले जाते हुए, फिश के साथ खाना खाते हुए, ऐसी बहुत सारी फिगर्स आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण होते हैं उनको अलाउ नहीं होता नॉनवेज खाना, लेकिन बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मिकल अथॉरिटीज इलेक्ट दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण, लेकिन जो बंगाल के ब्राह्मण होते हैं वहाँ पे ये फिश इतना ज़्यादा मिलता है, मतलब वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो फिश खा सकते हैं, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। द बृहधर्मा पुराण 13th century संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट द सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश, तो एक ये आपका टेक्स्ट है, एक पुराण है जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण के लिए, जो बंगाल के ब्राह्मण हैं, कि वो फिश की कौन कौन सी वेराइटी खा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये फिगर्स हैं इनके नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़िएगा ज़रूर, कभी कभी पूछ ली जाती है। ये देखिए यहाँ पर वो एग्जांपल है 4 रूफ वाला, और ये देखिए यहाँ पे ये 4 पिलर है इस तरीके से, और ऐसे 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 करके रूफ बनाइए और ऊपर ये डोम बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं एल्सवेयर में, आपको बताया है 18th सेंचुरी की बात है, पीपल यूरोप में लोग रहते थे, पहले उनमें क्या था, एक भाईचारा था, मतलब एकता थी, लेकिन धीरे धीरे होता क्या गया, जैसे जैसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आने लगे, चर्च वगैरह लोग, जो क्रिश्चियनिटी के लोग थे वो जो उनके ऊपर प्रेशराइज करते थे कि ऐसे मानो वैसे मानो, तो धीरे धीरे होने क्या लगा 18th सेंचुरी में पीपल ऑल्सो बिगिन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट स्पोक, तो लोगों ने क्या जानना शुरू करा, लोगों ने जानना शुरू करा कि हम जैसे लैंग्वेज बोलते हैं हम उसी जगह के लोग हैं, जैसे कि यूरोप में फ्रेंच बोली गई, जर्मन बोली गई, तो वहाँ पे बोला गया कि हम फ्रेंच के लोग हैं, हम जर्मन के लोग हैं, वो लोग ऐसे समझने लगे, और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी स्टेट्स वहाँ पे बनने लगी, और धीरे धीरे वो जो यूरोप था वो अलग अलग सेपरेट नेशन में डिवाइड हो गया, ठीक है। दिस फीलिंग वाज स्टार्टेड बाय द मूवमेंट फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लास्ट 19th सेंचुरी, तो ये सारी चीज़ें देखिए कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे एक जो यूरोप था वो कैसे सेपरेट हो गया अलग अलग नेशन में। तो चैप्टर हो गया खत्म, अब इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। चलिए फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो अनंतवरम, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीलातिलकम, मंगला काव्य और मिनिएचर, तो ये सारी चीज़ें मैच करनी है। तो फर्स्ट, तो जो अनंतवरम था इसका होगा आंसर उड़ीसा, जगन्नाथ कहाँ था, पुरी में, ठीक है जी, और महोदयपुरम ये होगा केरला में, और लीलातिलकम ये भी हमारा केरला में, एंड मंगला काव्य बंगाल, और लास्ट वन इज कांगड़ा। व्हाट इज मणिपर्वलम नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज, ये बताना ये क्या है और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है टेक्स्ट। हु आर द मेजर पैटर्न्स ऑफ कथक, कथक के मेजर पैट्रॉन्स कौन कौन थे, किस किस ने उसको इन्फ्लुएंस किया, किस किस ने आगे बढ़ाया उसे, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको इसी चैप्टर में इनके आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल, तो ये हमने अभी पढ़ा है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे, यहाँ से ये वाला क्या क्या फीचर्स थे, यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा आपको।
वाई डिड मिनिस्टर्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज। तो यहाँ पे जो राजपूत थे, इस क्वेश्चन में जो राजपूत थे उनके बारे में बताना है, किस तरीके से उन्हें हीरो की तरह बताया गया है, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज उन्हें बताई गई हैं। वाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स दैन अबाउट दोज ऑर्डिनरी पीपल। हमें रूलर्स के बारे में, जो उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस थे उनके बारे में ज़्यादा पता चलता है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो हमारे राजा लोग थे वो क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन रखवा के रखते थे ना, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल नहीं लिखते थे, तो हमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में पता चलता है। वाई डिड कॉन्क्वेस्ट ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। सब लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, उन्होंने क्यों चाहा कि हम कंट्रोल करें टेम्पल्स पे? तो इसलिए ताकि वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, वहाँ पे जो धर्म स्थल जो बन गया है, वहाँ पे जो भी यात्री आ रहे हैं, वहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं, वो हमें सुपीरियर मान ले, अगर हम इनको कंट्रोल कर लेंगे तो इस एरिया पे। टेम्पल्स क्यों बनाए गए बंगाल में? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।